हेलो बच्चों। बच्चों, जैसा कि हमने अपनी वे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग एक केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिस केमिस्ट्री सीरीज़ का नाम होगा संकल्प, जिसमें हम लोग 10th से 11th आने वाले बच्चों के लिए पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस जितना भी है, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने फिर बताया था, पहले बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि हम लोग जितने भी इसमें चैप्टर्स आते हैं और जितने भी इसमें नोट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, सारे क्वेश्चंस। और मुझे एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री टीचिंग का 6 इयर्स, तो उस एक्सपीरियंस को मैं यूज़ करूँगा आप सबकी हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। और अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इन नोट्स को फॉलो करते हैं तो आपका IIT JEE एज वेल एज नीट दोनों का सिलेबस एक साथ कवर हो जाएगा। आपने जहाँ भी पढ़ा है, अगर आपने 10th स्कूल में पढ़ा है, 10th की कोई क्लासेस की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जो भी आपके डाउट्स होंगे उन सब का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों? अब आपके लिए एक रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठें और इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम बच्चों? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जिन बच्चों ने NCERT खरीद ली थी लॉकडाउन से पहले, उनको पता होगा कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? मोल कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हमें नेम से समझ में आ रहा है, और मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? मोल के बारे में, कि मोल क्या होता है, मोल की डिस्कवरी कैसे हुई, और मोल का यूज़ कहाँ कहाँ पे आता है। इस चैप्टर को बेसिक कंसेप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ेंगे हम, वो आगे वाले चैप्टर्स में यूज़ होगा। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहली डेफिनेशन इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है मैटर। तो क्या है डेफिनेशन बच्चों? हमने 9th में भी पढ़ा है और हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है कि मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास इज कॉल्ड एज मैटर। इस पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ जिसका कुछ मास है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? बहुत ही आसान है। पेन, जिस पेन से हम लोग लिख रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों? मैटर का। बुक, फैन, वाटर, जूस, O2, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, AR बच्चों नोबल गैस है, कौन सी? आर्गन, वेरी गुड। NE मतलब नियोन। तो इसमें मैंने तीनों एग्जाम्पल लिए हैं। पेन कैसा एग्जाम्पल है? सॉलिड। वाटर कैसा एग्जाम्पल है? लिक्विड। और O2, CO2, आर्गन, ये कैसे एग्जाम्पल हैं? गैसेस के। ठीक है बच्चों, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो आती है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासीफाई कैसे किया गया है मैटर को? तो मैटर को हमने दो टाइप से क्लासीफाई किया है। पहला क्लासिफिकेशन है फिज़िकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन है बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन नेम से क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा क्लासिफिकेशन जो किसके बेसिस पे किया गया हो? फिज़िकल चेंज के बेसिस पे। और केमिकल जो किसके बेसिस पे किया गया हो? केमिकल चेंज के बेसिस पे। देखते हैं बच्चों। तो पहला है
फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्या लिखा है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंज, दैट इज फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझाया हुआ है, दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। फिजिकल स्टेट मतलब सर, फिजिकल स्टेट का मतलब जैसे सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। क्या मतलब होता है बच्चों, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। देयर विल बी नो केमिकल चेंज और नो चेंज इन केमिकल फॉर्मूला। मतलब एक स्टेट से, मतलब सॉलिड से लिक्विड जाने में सिर्फ किसका चेंज होगा, स्टेट का चेंज होगा। केमिकल फॉर्मूले में, केमिकल फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं होगा। चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल बहुत ही आसान मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एग्जांपल है। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो हमें पता है कि H2O की तीनों स्टेट होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड एंड G का मतलब गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का मतलब क्या होता है बच्चों, H2O सॉलिड मतलब आइस, H2O लिक्विड का मतलब वाटर, H2O गैस का मतलब स्टीम। तो यहाँ पे हमने एक ही मैटर कौन सा है, H2O, उसकी तीन स्टेट बताई हुई हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों फेज। क्या कहते हैं, फेज। रह जाएगा याद। तो फेज कौन कौन से हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से फेज हो सकते हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया है तीन टाइप में। कौन कौन सा टाइप है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अगर हम वापस से इस एग्जांपल को देखें तो क्या इस एग्जांपल में H2O का फॉर्मूला चेंज हुआ है, नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी फॉर्मूला क्या था H2O का, आइस में H2O ही था, वाटर में H2O था, स्टीम में क्या था, H2O। तो सिर्फ क्या चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुई है, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट क्लासिफिकेशन। बढ़ते हैं आगे, कौन कौन से क्लासिफिकेशन आएंगे। पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट और तीसरा कौन सा है बच्चों, गैसियस स्टेट। तो जो ये है लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, तो इसको हम लोग अपने IIT JEE और नीट के सिलेबस में उल्टे फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे डिटेल में गैसियस स्टेट को। 11th क्लास में चैप्टर है गैसियस स्टेट। फिर जब आप 12th में आएंगे, सबसे पहला चैप्टर कौन सा आएगा, सॉलिड स्टेट। उसके बाद कौन सा आएगा, लिक्विड स्टेट, या फिर उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। ठीक है सर। हमने 9th क्लास में दो और स्टेट भी पढ़ी है। कौन कौन सी स्टेट है, पहली स्टेट है बच्चों प्लाज्मा और दूसरी कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब यहाँ पे इन दोनों स्टेट की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इनका ज़्यादा यूज़ हमारे 11th क्लास में नहीं आता है। ठीक है बच्चों। तो एक एक करके इन सब की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन स्टेट में होता क्या है। तो सबसे पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट। तो पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट इज डिफाइंड व्हेन, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में होता क्या है, व्हेन पार्टिकल्स आर, पार्टिकल कौन कौन से, जिनसे हमारा सॉलिड मिलके बना हुआ है। कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं सर, सॉलिड तो एटम से भी बन सकता है सर, सॉलिड तो मॉलिक्यूल से भी बन सकता है, और सॉलिड आयन से भी बन सकता है। तो कौन कौन से पार्टिकल हो गए, पहला हो गया, काउंट करो, एटम्स, दूसरा हो गया मॉलिक्यूल्स और तीसरा हो गया आयंस। तो व्हेन पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड स्टेट को कैसे डिफाइन करोगे, तो सॉलिड स्टेट क्या होती है, जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं विथ ईच अदर इन रेगुलर मैनर स्लैश इरेगुलर मैनर। दोनों तरीके से पैक्ड हो सकते हैं, रेगुलर मैनर में भी पैक्ड हो सकते हैं और
इरेगुलर मैनर में भी पैक्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू ये समझाया है कि रेगुलर मैनर और इरेगुलर मैनर का मतलब क्या है। इसको समझते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। पहला जो डायग्राम मैंने बनाया है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो एटम्स का अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है। इन दोनों एटम्स के बीच में ये वाला एटम, इन दोनों एटम्स के बीच में ये वाला एटम, इन दोनों एटम्स के बीच में ये वाला एटम दिख रहा है बच्चों। तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट लग रहा है सर? दिस इज ए रेगुलर अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है? रेगुलर। तो यहाँ पे देखो, किसी भी एटम के नीचे कोई भी एटम रखा हुआ है, तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट है? इरेगुलर अरेंजमेंट। तो ऐसे सॉलिड जहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उन सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर ट्रू सॉलिड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर ट्रू सॉलिड। तो हमने यहाँ पे एक बात सीखी कि सॉलिड में एटम्स के दो टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक अरेंजमेंट है रेगुलर और दूसरा अरेंजमेंट है इरेगुलर। रेगुलर अरेंजमेंट मतलब जहाँ पे एटम्स कैसे हो? रेगुलरली अरेंज हो। और इरेगुलर मतलब जहाँ पे एटम्स कैसे हो? इरेगुलरली अरेंज हो। रेगुलर अरेंजमेंट वाले सॉलिड को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। और जहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? बोलो। अमोर्फस सॉलिड। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा होगा अमोर्फस सॉलिड के बारे में, बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। तो अमोर्फस सॉलिड या फिर सूडो सॉलिड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सूडो सॉलिड्स। एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, डायमंड। डायमंड किस टाइप का सॉलिड है? क्रिस्टलाइन या अमोर्फस? तो आप क्या बोलोगे? सर डायमंड इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस का सबसे फेमस एग्जाम्पल है ग्लास। इसके अलावा क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? इसके अलावा एग्जाम्पल होते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल है, आधा एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। रेगुलर मोर के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे NaCl। NaCl किसका एग्जाम्पल है? इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं आपको और बता दूं कि सर ये अरेंजमेंट आया कैसे। जब आप किसी सॉलिड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको कैसा अरेंजमेंट दिखेगा? अगर क्रिस्टलाइन है तो ऐसा दिखेगा, अगर अमोर्फस है तो कैसा दिखेगा? कुछ इरेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा। वहाँ पे आपको क्लोजली पैक्ड तो दिखेंगे, लेकिन अरेंजमेंट कैसा होगा? इरेगुलर होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है, अगर ये पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड मतलब एक दूसरे के पास पास है, तो बताओ यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा? ज़्यादा या कम? सोचो। तो यहाँ पे बहुत ही सही, यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा? बहुत ही कम होगा। क्यों? क्यों कम होगा? क्योंकि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स क्या है? बहुत ही कम है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स क्या है? बहुत ही बेटे कम है। तो क्या लिख सकते हैं? सॉलिड में मूवमेंट ऑफ particles of solid is very less। और क्यों होता है बहुत कम? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ जाओ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये सॉलिड स्टेट था, पूरा आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। मैटर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, और लास्ट इज सॉलिड स्टेट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग इज लिक्विड स्टेट। तो कौन कौन सी स्टेट थी? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में क्या है? स्टेट ऑफ मैटर
वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजर, तो जैसे सॉलिड में होते हैं क्लोजर टू ईच अदर एंड बट कैन मूव अराउंड। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पार्टिकल्स होते तो क्लोज हैं लेकिन उनमें मूवमेंट क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, लिक्विड में सॉलिड के पार्टिकल्स से ज़्यादा मूवमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में स्पेसिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू सॉलिड। इसका एग्जांपल है वाटर एंड सम जूसेस, ऑयल, जितने भी ये लिक्विड के एग्जांपल हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, कि लिक्विड क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्लो। और क्यों कर सकते हैं फ्लो, क्योंकि देयर पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड, उनके पार्टिकल्स इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास जो आती है वो है गैशियस स्टेट। 11th के पर्पज से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट जो है वो है गैशियस स्टेट। इस चैप्टर में हम लोग गैशियस स्टेट के बारे में बेसिक जो भी बातें हैं वो पढ़ेंगे और आगे वाले चैप्टर गैशियस स्टेट में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मैटर वेयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या है सर, देखो यहाँ पे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे एक फिक्स किया गया है, इसको बोलते हैं बच्चों पिस्टन। क्या बोलते हैं, पिस्टन। और ये पिस्टन कैसी है सर, ये ऐसी पिस्टन है जिसमें नो फ्रिक्शन, जिसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन का मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के ये पिस्टन ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। तो ऐसा अरेंजमेंट जब भी मैं बनाऊंगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टन। तो ये एक मैंने कंटेनर लिया है और इसमें क्या लगा दिया है, एक पिस्टन। यहाँ पे मैंने एक गैस ली है, गैस कोई भी हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, आर्गन गैस हो सकती है, हीलियम गैस हो सकती है, कोई भी गैस। और ये जो ब्लैक डॉट से मैं बना रहा हूँ ये क्या है, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस के एटम्स या फिर गैसेस के मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, मोशन कर रहे हैं। क्यों कर सकते हैं मोशन, तो यहाँ पे लिखा है एज पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल एक दूसरे से कहाँ होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से इनमें मोशन क्या होगा, बोलो, ज़्यादा होगा। मोशन क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। तो आप क्या बोलोगे, गैस को कैसे डिफाइन करोगे, जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं और जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स कैसा मोशन करते हैं, रेंडमली मोशन करते हैं। कैसा मूवमेंट करते हैं, रेंडमली मोशन करते हैं। ठीक है बच्चों, एक्चुअली इसका अच्छा डायग्राम और मैं ही बना सकता हूँ। इसको बोलते हैं, जैसे एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर में अंदर भरी हुई है गैस और यहाँ पे लगा हुआ है एक पिस्टन। क्या लगा हुआ है बच्चों, पिस्टन। दिस इज पिस्टन। अब ये पिस्टन को आप ऊपर से प्रेस करोगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और नीचे से फोर्स आएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये पिस्टन कैसा है, इट इज़ ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। कैसा पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के ऊपर भी जा सकता है और बिना किसी प्रॉब्लम के नीचे भी आ सकता है। सिंस ये फर्स्ट चैप्टर है तो आपको फ्रिक्शन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, तो मैं इसमें डिटेल की बात नहीं करूँगा। इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाओ। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे या कैसे पता चलता है कि कब सॉलिड स्टेट होगी, कब लिक्विड स्टेट होगी और कब गैसियस स्टेट होगी, पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमने
दो फैक्टर्स डिफाइन किए। इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया है बच्चों? दो फैक्टर्स डिफाइन किए हैं। फैक्टर्स डिसाइडिंग स्टेट ऑफ मैटर। ऐसे फैक्टर्स जो क्या डिसाइड करते हैं कि मैटर की कौन सी स्टेट होगी। तो पहला फैक्टर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स और दूसरा फैक्टर है थर्मल एनर्जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा सर? नाम से समझ में आ रहा है, पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन। पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जिन पार्टिकल्स में होगा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जिन पार्टिकल्स में होगा, वो पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे? पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे? तो जिस पार्टिकल में सर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो पार्टिकल्स कहाँ आएंगे सर? पास पास आएंगे। और जिस पार्टिकल में अट्रैक्शन कम होगा वो कहाँ जाएंगे सर? दूर दूर जाएंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो कहाँ आएंगे? पास पास आएंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? दिस टेंड्स टू attract particles close to each other। इससे पार्टिकल्स कहाँ आएंगे? एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ठीक है बच्चों, एक दूसरे के क्या आएंगे? क्लोज आएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्लोज किस में होते हैं? याद करो। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोज आपने बताया था सॉलिड में होते हैं, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किस में क्लोज होते हैं बोलो? गैस में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट में मैं इसको लिख रहा हूँ एफ अट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा बच्चों किस में आएगा? सॉलिड। वेरी गुड। उसके बाद लिक्विड। सबसे कम किस में आएगा? गैस में। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड, सबसे ज़्यादा उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस। थर्मल एनर्जी क्या होगा? नाम में समझ में आ रहा है। थर्मल एनर्जी का मतलब है जब हम किसी को हीट देते हैं, हीट की वजह से या टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी आती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। तो अगर किसी भी चीज़ को हीट करोगे तो उसके पार्टिकल कहाँ जाएंगे? दूर भागेंगे, पास आएंगे? सोचो। अगर हीट करोगे तो पार्टिकल्स दूर भागेंगे या पास आएंगे? तो बिल्कुल सही, पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो दिस टेंड्स टू मूव particles away from each other। इसकी वजह से पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? दूर दूर जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे ज़्यादा दूर पार्टिकल्स किस में होते हैं? सॉलिड, लिक्विड या गैस? क्या बोलोगे? शॉर्ट में थर्मल एनर्जी को टी लिख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा दूर होते हैं गैस में, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम किस में होते हैं बच्चों? सॉलिड में। तो थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में आएगी? गैस में, उसके बाद लिक्विड और वो सबसे कम सॉलिड। तो अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो कौन सी स्टेट आएगी बोलो? गैस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो कौन सी स्टेट आएगी? सॉलिड। अगर थर्मल एनर्जी कम है तो कौन सी स्टेट आएगी बोलो? सॉलिड। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो कौन सी स्टेट आएगी? गैस। सर लिक्विड कब आएगी? जब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतनी ही क्या हो? थर्मल एनर्जी। तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे बेटा? बैलेंस। तब कौन सी स्टेट आएगी? लिक्विड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है थर्मल एनर्जी से, मतलब अट्रैक्शन क्या है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा है और थर्मल एनर्जी क्या है? बहुत ही कम है, तो कौन सी स्टेट आएगी? सॉलिड। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और थर्मल एनर्जी के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है तो कौन सी स्टेट आएगी? लिक्विड। अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो कौन सी स्टेट आएगी बच्चों? गैस। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल में हम लोग डिफरेंस लिखेंगे बिटवीन सॉलिड स्टेट,
लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी है शेप, तो हमें सबको पता है कि सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स्ड या नॉट फिक्स्ड। तो सॉलिड का शेप होता है सर फिक्स्ड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दे हैव डेफिनेट शेप, फिक्स शेप होता है। लिक्विड का फिक्स्ड या नॉट फिक्स्ड, बोलो सर। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, उसका शेप वही हो जाता है जिस कंटेनर में लिक्विड रखा होता है। तो आंसर क्या आएगा, नॉट फिक्स्ड। गैसेस का फिक्स्ड होता है कि नहीं होता, नो सर, नॉट फिक्स्ड। सिंपल है, कर लेंगे। चलो अगला करते हैं मेरे साथ, वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड की फिक्स या नॉट फिक्स, यस सर। सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है सर, सॉलिड की वॉल्यूम होती है फिक्स। सर लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स या नॉट फिक्स, बोलो। लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। गैस की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, नो सर, गैस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूँगा। जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो हम बात करेंगे आइडियल गैस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, आइडियल गैस के बारे में। तो आइडियल गैसेस में क्या होगा, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही किसका वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम होता है। क्या बोला मैंने, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही किसका वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम होता है। ठीक है बच्चों, चलो सॉलिड स्टेट बताओ, मास फिक्स होगा कि नहीं होगा, यस सर। सॉलिड का मास क्या होता है, फिक्स। बताओ लिक्विड का मास फिक्स्ड या नॉट फिक्स्ड, बिल्कुल सही, लिक्विड का मास क्या होगा, फिक्स्ड। और गैसेस का मास फिक्स्ड या नॉट फिक्स्ड, गैसेस का मास भी क्या होगा, फिक्स्ड। ये समझ में आया। अगर आप एलपीजी का सिलेंडर लेके आए हो घर पे जो 15 केजी का है, तो उसमें कितनी गैस निकलेगी, 15 केजी या 20 केजी, 15 केजी निकलेगी ना। तो उसका मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताओ सॉलिड में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी पढ़ा है सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होता है, मैक्सिमम। गैसेस में मिनिमम, और लिक्विड में सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज़्यादा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। ठीक है, थर्मल एनर्जी मैक्सिमम किस में आएगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो मैक्सिमम आएगी थर्मल एनर्जी सर गैस में। मिनिमम किस में आएगी, सॉलिड में। थर्मल एनर्जी बताओ, लिक्विड में सॉलिड से क्या होगी, ज़्यादा, लेकिन गैस से क्या होगी, कम। तो क्या लिखेंगे, मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, थोड़ा इस पर ध्यान देंगे, मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे तो ये वर्ड को जानते होंगे, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो मूवमेंट किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, वेरी गुड। तो मूवमेंट सॉलिड में क्या होता है, मिनिमम। लिक्विड में मॉडरेट, और गैसेस में मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, डेंसिटी। चलो मगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, तो आप क्या बताओगे, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल सही। इसके अलावा डेंसिटी इज टेंडेंसी ऑफ पैकिंग। जितनी अच्छी पैकिंग होगी पार्टिकल्स के बीच में, जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतनी ही डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सबसे अच्छी पैकिंग किस में होती है, सॉलिड। डेंसिटी क्या आएगी बच्चों, मैक्सिमम। लिक्विड में मॉडरेट, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैसेस की। ठीक है बच्चों, समझ आया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये लिक्विड स्टेट,
ये गैसियस स्टेट, ये फैक्टर्स और ये प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करिए आगे वाली फर्दर वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।